सबसे बड़ी समस्या किसको माने? एक तरफ आतंकवाद है, एक तरफ नक्सलवाद है और एक तरफ उग्रवाद है। उग्रवाद को तो काफ़ी हद तक कम किया गया है, लेकिन ये जो दो बड़ी समस्याएं हैं, इनमें से किसके लिए ज़्यादा सरकार को ध्यान देना चाहिए? अगर हम सरकार को एक बड़े परिवार के रूप में देखते हैं और एक दुनिया को संयुक्त परिवार के रूप में, तो तीनों ही समस्याएं अपने आप में महत्वपूर्ण हैं, या कोई भी समस्या ध्यान चाहेगी। एक इमीडिएसी की होती है, तुरंत तुरंत करना है, दूसरे पे दूसरा, और तीसरा एक क्रॉनिक डिसीज हो गई है। तो ऐसा नहीं कि हम कोई चीज छोड़ दें कि पहले ये कर लें फिर वो। जब तक कई बार ऐसा होता है कि हम जो तात्कालिक कार्य हैं उसको करने के चक्कर में जो महत्वपूर्ण काम होते हैं वो दरकिनार कर दिए जाते हैं, और जब तक वो तात्कालिक बन जाते हैं या नासूर बन जाते हैं, फिर उनका समस्या का समाधान नहीं होता। इन सब चीजों में सबसे महत्वपूर्ण तो अपने पे ध्यान देना है कि भाई ये समस्या हुई क्या, चाहे उग्रवाद की हो, फैनेटिज्म, चाहे टेररिज्म, अंग्रेजी में या नक्सलिज्म। इज्म क्यों आया? इज्म इटसेल्फ इज ए प्रॉब्लम। जब भी इज्म आता है ना, आतंकवाद, एक छोटी छोटी घटनाएं, आतंक हो गया, उग्र हो गए, तो घर में बच्चे कई बार उग्र होते हैं, चुप हो जाते हैं, तो उसको हम सराहते कि हाँ कभी कभी उग्रता दिखनी चाहिए, जिससे पता चलता है कि लोग गलत हो रहे हैं। लेकिन हमेशा उग्रवाद, तो कहीं गलती हो गई। जैसे खाना खाते हैं, कभी कभी पेट दर्द हो तो अच्छा है, पता चलता पेट है, हम ध्यान कर लेते हैं, लेकिन रोज खराब हो तो बड़ा दिक्कत है। तो जितने इज्म हैं, चाहे वह टेररिज्म हो, नक्सलिज्म हो, फैनाटिज्म हो, रीजनलिज्म हो, भाई भतीजावाद हो, फेवरेटिज्म हो, रिलीजनलिज्म, धार्मिकता भी, जितने इज्म हैं ये सब परेशानी के कारण है। और ये आते क्यों हैं? कि धर्म जब भूल जाते हैं तब इज्म आता है, धर्म भूल जाते हैं तब धार्मिकता आती है। तो जब हम काम भूल जाते हैं तब ज्ञान की चर्चाएं ज्यादा होने लगती हैं। उस चर्चा का जिक्र ज्यादा होता, उसकी फिक्र ज्यादा होती है, काम तो ये बहुत सारी चीजें, बेसिक चीजें भूलने की हैं कि जब धर्म भूलते हैं तब इज्म आता है। जब हम ओल्ड एंड वाइज लोगों को दरकिनार करते हैं तब इंफॉर्मेशन आता है, इंटेलिजेंस आता है। जब एथिक्स भूलते हैं तो कंफ्यूजन आती है, ये बहुत सारी चीजें आई। तो प्राथमिक तौर पे कि हम धर्म भूल गए, इसलिए ये आए। अब लोग जैसे ही आप कहोगे कि धर्म भूल गए तो कहेंगे कौन सा धर्म, मुसलमान धर्म, हिंदू धर्म, वो बांटने की कोशिश करेगा। तब धर्म तो धर्म होता है भाई, ये तो सब ब्रांचेस हैं, तो ब्रांच में नहीं जकड़ना है। अगर आप पूरे देश को, भारत को देखें तो भारत देश की जो परिकल्पना हुई और भारत देश जो बना वो धर्मनिरपेक्ष कहलाता है, जिसको अंग्रेजी में सेकुलर कहते हैं, और यहीं से कंफ्यूजन क्रिएट होता है। सेकुलरिज्म डिक्शनरी में देखोगे अंग्रेजी शब्द, तो सरकार जो पैसों के पीछे भागती है, द मनीड गवर्नमेंट, जिसका ध्यान पैसे में, तो जहाँ जहाँ सेकुलरिज्म शब्द का जोर है, जहाँ हिंदी में नहीं है, वहाँ वहाँ देखो तुम सारे लोग पैसे के पीछे भाग रहे हैं, कैपिटल इकट्ठी कर रहे हैं या कैपिटलिज्म की तरफ तब्दील है। तो जो जो कंट्री सेकुलर अंग्रेजी शब्द के हिसाब से, उनका ये हाल है, परेशान, मतलब वहां द्वंद्व नहीं है, वहां भाग ही पैसे की कुर्सी। भारत जैसे देश
जहाँ हिंदी और अंग्रेजी चलती है, जहाँ दो भाषाएं चलती हैं और भी, तो हिंदी में है धर्मनिरपेक्ष और अंग्रेजी में है सेकुलरिज्म। तो कुछ लोग चर्चा में सेकुलरिज्म बोलते हैं और लगता है कि सर्कुलरिज्म बोल रहे हैं, सर्कुलर। हिंदी में जो धर्मनिरपेक्ष है, निरपेक्ष का शाब्दिक अर्थ है जो किसी के सापेक्ष ना हो। तो सापेक्ष ना हो, इसके दो मतलब होते हैं, या तो वो पूरी तरह से अधार्मिक हो, पूरी तरह से नेगेट कर दें, और या पूरी तरह से मान्य हो। तो धर्म निरपेक्ष बोला, अधार्मिक नहीं बोला भारत में, जो भी ज्ञानी पुरुषों ने जो बनाया। ये कॉन्स्टिट्यूशन की बात नहीं, ये मास मज्जा में है कि भाई अधार्मिक नहीं है हम, पहली बात, और सापेक्ष नहीं है। तो धर्म निरपेक्ष मतलब पूरी धार्मिकता। तो पूरी धार्मिकता के साथ चलेंगे, प्रकृति के साथ चलेंगे, तो चीजों में नजर आएगा कि गड़बड़ी कहाँ हुई। अब आप देखें कि एक परिवार में अगर 5-6 भाई हैं, तो कई बार क्या होता है कि जो बड़ा होता है या जो होशियार होता है, बाकी सबका हिस्सा काट के उस होशियार या बड़े को और बड़ा किया जाता है, जिससे वो बड़ा होके पैसा ऐसा कमाएगा तो बाकी सबका ध्यान देगा। अब बड़ा तो उसको कर दिया, उसकी शादी आदि हो गई और उसने कहा ये सब जाहिल है, मैं बड़ा होता हूँ, इन सबको छोड़ के मैं अलग अपना करता हूँ। तब क्या होता है कि बाकी लोगों ने जिन्होंने अपना रोटी काट के इनको खिलाई और जब ये बड़े हो गए तो उनको लात मारने लगे, तो विद्रोह हो गए। अब उग्रवाद के रूप में उठे, नक्सलवाद के, आतंकवाद, जिसकी जैसी समझ वैसे कर विक्षिप्तता आएगी। तो चीजें वहां गड़बड़ी शुरू हुई कि जो रईस हो गए वो किसकी दम पे हुए, वो उन गरीबों की दम पे, और उनको लात मारने लगे। अब वह पागल जैसा व्यवहार कर रहे, तो उनको लग रहा है ये पागल हो गए, ये हमको गाली देते, ये हमको मारते, हम रईस, ये मेरे जैसे बनना नहीं चाहते। किसने बोला था मेहनत करने से रुक जाओ? दलीलें बहुत हैं। तुम देखोगे कि भारत जब आजाद हुआ तो जहां पानी की व्यवस्था ज्यादा थी वहां पे सिंचाई हुई और वहां पे फसलें भी हुई, धान का कटोरा भी कहलाया वो। और वही प्रदेश वो बोलने लगे कि हम बाकी प्रदेशों को क्यों ध्यान दें, हम ज्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं, या सबसे ज्यादा बिजनेस हमारे यहाँ होता है, सबसे ज्यादा टैक्स हमारे यहाँ करें। मेरी दम पे आप मध्य प्रदेश के एक पिछड़े इलाके को डेवलप करना चाहते हो, दिस इज मीननेस, दिस इज चीटिंग, वो कहेंगे। लेकिन जब बन रहा था तो वो थोड़े आगे थे, इसलिए उनको आगे और कर दिया गया। सोचो अगर हम पहले ही नहीं करते इक्वल, तो आज वो ये कहने लायक नहीं होते। तब समग्र रूप से माँ बाप को व्यवहार करना होता है कि जो पिछड़ा हो उसको सहयोग ज्यादा करें, क्रॉस सब्सिडी जैसे होती है कई चीजें, और काफी हद तक होनी चाहिए। ये बकवासबाजी जो मीडिया हो जाती है कि पढ़ लिख के बोलना ज्यादा आ जाता है, चिल्लाना ज्यादा आ जाता है, और जो गरीब है थोड़ा मोहताजी हो गई वो गम खाना शुरू कर देता है और उसका गुस्सा फूट पड़ता है ज्वालामुखी, और तब आप परेशान होते हैं। तो ये तीनों बात है, ऐसा नहीं कि किसी को छोड़ दें दूसरे से उठे। अब लोग क्या होता है कि जब चर्चाएं होती हैं तो आतंकवाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे है, तो चीजें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे परेशानी हो, वो चर्चा का विषय ज्यादा हो जाता है। नक्सलिज्म भारत का इशू है, या कई जगह चेकोस्लोवाकिया में रहा या दूसरी कंट्रीज में अलग अलग नाम से। आपके यहाँ नक्सलवाड़ी से शुरू हुआ तो नक्सलिज्म हुआ। चाइना में जो माओइज्म शुरू हुआ, जहाँ से उन्होंने कहा कि बुलेट का आंसर बुलेट है, जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट ने माना और माओइस्ट ने माना, उन्होंने बंदूकें उठाई। तो ये अलग अलग जगह अलग अलग है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे आतंक है तो कहते हैं इनका चेहरा नहीं है, पहचान नहीं है, ये नहीं है। वो एक अलग समस्या है, वो प्रमोट भी की जाती है,
ये गुस्से से उपजी हुई चीजें हैं, नक्सलिज्म या उग्रवाद। डिफरेंशियल ट्रीटमेंट के कारण उपजी हुई चीजें हैं, और आज आपको लगता है कि वो सिर्फ चंदा उगाते हैं, लोगों को लूटते हैं, आतंक फैलाते हैं और उनको आतंकवादी नाम दे देते हैं। तो आप बच निकलते हो, सोचते हो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम चल रहा है, जबकि आप देखोगे देश के बीच में नक्सलिज्म है और उनके पास विदेशी हथियार। ये कैसे है? कहीं ना कहीं आपके सिस्टम में गड़बड़ी है, तब तो उनके पास तक हथियार पहुंच रहे हैं, नहीं तो विदेशी हथियार उनके पास तक कैसे पहुंचे? सोच लें, आतंकवादी इन्फिल्ट्रेशन के कारण आ रहे हैं, तमाम तरीके से आ रहे हैं, वो एक अलग समस्या। और वो कई बार उन लोगों द्वारा प्रमोट किए जाते हैं जिनकी रिफाइनरीज हैं, जिनका ऑयल का बिजनेस है, जिनके बड़े बड़े बिजनेसेस हैं, माइनिंग के हैं, ऑयल के हैं, या आर्म्स एंड अम्यूनिशन की बिजनेस है। तो वो तो फील्ड ट्रायल के लिए देंगे। तो फील्ड ट्रायल रियल में हो रही है, इससे अच्छी क्या बात है? अप्रूव्ड हो गए, एम्बार्गो, कि भाई देखो इस युद्ध में इतने में ये आतंकवादी इतने ये इस्तेमाल करते हैं, तो उनका तो प्रूवन हो गया, तो वो तो करेंगे। ऐसे में आपके यहाँ अगर विदेशी हथियार हैं और आप कोई नक्सलाइट, उग्रवादी, फेनाटिज्म या आतंकवाद पकड़ते हैं, आतंकवाद छोड़ दो, नक्सलाइट और वो पकड़ते हैं, तो देश के अंदर अगर उस कंट्री के हथियार आ रहे हैं तो आप सोच सकते हैं कि उस कंट्री से हथियार लेना हम बंद कर दें, क्योंकि उग्रवाद के पास दो तरीके से हथियार आ रहे हैं, या तो प्रोक्योर कर रहे हैं या आपके यहाँ से ही डाका डाल के ले रहे हैं। डाका डाल के आपके पास वो हथियार आर्मी के पास है, पुलिस के पास है नहीं। इतनी मात्रा में अगर उनके पास किसी XYZ कंट्री के हथियार आते हैं तो आप कह सकते हो कि उस कंट्री से तो हथियार करेंगे नहीं, क्योंकि वो हमारे इंटरनल मामले में हथियार दे रहा है। तो रोकने का एक एक्सटर्नल एफर्ट रोकने का एक तरीका हो सकता है कि कम से कम इंटरनल मामले में एक्सटर्नल इंटरवेंशन ना हो। आतंकवाद को जो दुनिया में रोकने की बात कर रहे हैं, तो जो कह रहे हैं वो बाकी में कह रहे हैं या नहीं कह रहे हैं? दुधारी तलवारें तो नहीं है कि एक तरफ कह रहे हैं और दूसरी तरफ हथियार मुहैया करा रहे हैं या गरीब लोगों को उकसा रहे हैं। तो इसके लिए डायनामिक होना बहुत जरूरी होगा। एक क्रिस्टल क्लियर आंसर नहीं होते हैं इनके कि इसको ऐसा ऐसा करो। जागरूक होना जरूरी होता है। एक कंट्री में मान लो भुखमरी इतनी है कि 5 लाख में लोग पेटी लगा के सुसाइड मेंबर बन जाएंगे, उस कंट्री को आपको मानवीय रूप से सहायता करनी चाहिए कि वहाँ लोग खाना खाएं, लोग तरक्की करें। ऐसा ही आप अपने देश में कि एक भुखमरी का शिकार आदमी, इसने 100 रुपये का नोट नहीं देखा है, 10 साल 20 साल हो गए, 1000 रुपये का नोट मिलेगा और वैसे 50 मिलेगा तो कुछ भी करने को तैयार हो जाएगा, वो नहीं तो उसका परिवार तो पलेगा। तो ऐसी जगह आपको मानवीय खुला होना, और यही चीज़ें जहाँ से गड़बड़ी होती है कि आपने ध्यान नहीं दिया, लोग भुखमरे हो गए। यहाँ चीज़ों को ज़्यादा लंबे ना ले जाते हैं, चीज़ों को शॉर्ट में एक छोटी सी कहानी आती है चाइना की कि लाओ से एक बार राज्य के प्रमुख के पास गए थे, और चूंकि लाओ से का नाम था, जैसे अपने यहाँ गौतम बुद्ध कह लो या महावीर स्वामी, उसी तरह चाइना में लाओ से, कन्फ्यूशियस। तो वो राजा के पास जाते हैं, राजा उनसे कहते हैं, क्योंकि उनका सम्मान है इसलिए सम्मान तो करते हैं, लेकिन राजा बोलते हैं कि देखो ये जो ज्ञान की बातें हैं, मोरल प्रीचिंग, ऐसे लोगों से मुझे नफरत है। आप कुछ नया कहना चाहते हैं तो कहें। अब लाओ से जो ज्ञानी आदमी या वाइज मैन समझे जाते हैं, उनसे क्या आशा रखी जाती है कि वो क्या कहेंगे, जबकि कोई शुरू में ही कह दे कि जो ज्ञान की बातें करते हैं हम उनसे नफरत करते हैं। खैर लाओ से ने कहा कि हमको ऐसी विद्या आती है जो मैंने सीखी कि कोई अगर आप पे चाकू या तलवार से वार करे या बंदूक से निशाना लागे तो आप उसको उलट सकते हैं। क्या आप सीखना चाहेंगे? तो
प्रमुख ने कहा, हाँ, मुझे इच्छुक होना चाहिए, इंटरेस्टेड होना चाहिए मुझे। बोले एक ऐसी विद्या भी है कि लोग आप पे गोली का निशाना साधें, चाकू साधें और तलवार साधें, आपको डिफ्लेक्ट कर दें, ये तो बहुत छोटी चीज़ है। हम आपको ऐसी विद्या सिखा सकते हैं कि लोग आपकी तरफ डर के देखें, इतना साहसी ना हो उनमें कि आपकी तरफ वो आंख उठा के देख सकें, उनको टेरराइज कर सकें। इतनी ताकत है। क्या आप सीखना चाहोगे वो विद्या? राजा ने कहा कि हाँ, मुझे इंटरेस्टेड होना चाहिए, मुझे इच्छुक होना चाहिए। फिर लाओ से बोले कि मुझे एक ऐसी विद्या भी आती है कि लोग आपके तरफ तलवार उठाना, बंदूक उठाना, चाकू उठाना, ये बात तो छोड़ो, या आपकी तरफ आंख उठा के देखने की जरूरत करना, ऐसी विद्याओं की बात तो छोड़ो, लोग आपको मारने की सोचें और वो आपके लिए जान दें, वो आपकी सुरक्षा करने के लिए अपनी जान देने को तैयार हो। क्या आप ऐसा चाहेंगे, ऐसी विद्या? राजा ने कहा, हाँ, मुझे ऐसी विद्या जरूर सीखनी चाहिए। क्या है भाई? तब लाओ से बोले कि जब आप किसी को गाली देते हो, मारते हो, तो वो आपको बद्दुआ देता है, विद्रोह की भावना आती है। लेकिन जब आप किसी को रोजगार के अवसरों पर उपलब्ध कराते हैं, उसको खाना खिलाते हैं, उसके बढ़ने का मौका देते हैं, उसकी तरक्की के अवसर प्रदान करते हैं, तब वह किसी को तो धन्यवाद देगा, और जिस तरफ से आ रहा है चाहेगा कि वहां से मिलता रहे, तो आपकी सुरक्षा भी करना चाहेगा, आपके लिए जान भी देना चाहेगा, और वही नहीं, उसका परिवार भी साथ आएगा। तो यही तरीका है कि खोलो अपने आप को। जो बांध रखा है कि कुछ लोगों को मिलेगा, आप टेरराइज करके ले लोगे, माइनिंग करके ले लोगे, कारखाने खोल के छोटे लोगों को ज्यादा तनख्वाह देके चीजें बना, बहुत सारे लोगों के लिए रोजगार मुहैया कराने की जरूरत है। खुलने की जरूरत है, ना कि बंद। जहाँ रुकावट है उसको हटाने की जरूरत है, चाहे वह प्रशासनिक सेवा हो, चाहे न्यायिक व्यवस्था हो, चाहे पुलिस हो, चाहे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी ही क्यों ना हो, जिसमें जनपद अध्यक्ष, MLA, MP, एक रीडिफाइन करने की, फिर से सोचने की जरूरत है, जिससे हम खोल सकें पहले भारत को, फिर तब जाके ये तीनों समस्याओं पे हम पार पा सकते हैं। बजाय इसके कि हम दुनिया में घूमें और अपनी गुणगान करें, अपनी कॉलर में देखें कि 29 राज्यों में 14-15 परेशानी से ग्रसित हैं, और राज्यों के आधे आधे हिस्से हैं जहां सरकार की आदेश चलते ही नहीं, लोग इतने दुखी हो गए हैं, और आपके जो पुलिस है वो इतनी निकम्मी हो गई कि वहाँ जाने से। ऐसे में लैंड बिल का क्या मतलब है, मेक इन इंडिया का क्या मतलब है? आप अपने ही लोगों को बढ़ाएं तो चलेगा, और हम इस दिशा में कार्य करेंगे कि लोगों को मौका मिले।